है लोकतंत्र संभव नहीं है। तो ये गलत है। जहाँ जिस देश में एकात्मक व्यवस्था वाले लोकतंत्र होंगे, वहाँ लिखित संविधान नहीं हो सकते। अब इसमें हम लोग पिछले क्लास में पूरा कहानी सुने थे और वह कहानी था दक्षिण अफ्रीका का। हम लोगों ने देखा था कि दक्षिण अफ्रीका में अगर 4 भाग में बाँटे तो 3 भाग एक काले लोग थे जिनको अश्वेत कहते थे और एक भाग में श्वेत और इसी श्वेत-अश्वेत के मिलने से रंगीन चमड़ी वाले लोग और इसी में भारतीय लोग, ये लोग बहुसंख्यक थे। परंतु राज करने वाले हम लोग देखे कि जो अंग्रेज थे, बहुत कम संख्या में होने के बाद भी इन पर बहुत अत्याचार किए, बहुत शोषण किए। एक व्यक्ति का नाम हम विशेष लिए थे नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला एक ऐसे चेहरे हैं, जो इस रंगभेद की नीति के विरोध के कारण 1964 में जेल में डाल दिए गए, 26 साल तक जेल में रहे, 1990 में आजाद हुए। अब ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रश्न है कि सर कितने साल में आजाद हुए? तो हमने आपको बताया था 26, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है 28 वर्षों के बाद नेल्सन मंडेला 90 में आजाद किए गए। तो यहाँ पे हम लोग इस टर्म को भी बढ़िया से बारीकी से समझ लेंगे। 64 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब आजीवन कारावास की सजा के 26 साल बाद वो रिहा हो गए। लेकिन अगर नेल्सन मंडेला के कैद की बात होगी कि कब कैद किए गए, तो आपको ध्यान रखना है 1962 में ही कैद हो गए थे। कैद के बाद वहीं मुकदमा चला, 64 में आजीवन कारावास है तो बिल्कुल सही 26 है। आजीवन कारावास के कितने साल के बाद छूटे तो 26। अब कितने साल कैद में रहने के बाद रिहा हुए तो आंसर एनसीईआरटी वाला 28, ये भी सही आंसर है। तो ये पिछले क्लास में हम लोग पूरे इनका सुन चुके थे। आपने ये भी देखा कि नेल्सन मंडेला जब संविधान बनाने की बारी आई, 26 अप्रैल 1994, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको पिछले क्लास में भी कहे थे कि इसको एकदम रट जाओ। इसी दिन दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र बना और नेल्सन मंडेला यहाँ पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और जिस समय संविधान लिखने की बारी आई, तो आप सभी बच्चे को याद होगा कि संविधान लिखने में इन लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि हम सबको लेके चलेंगे। इन्होंने जितना सताया है उसको भूल जाएंगे। कोई रिएक्शनेबल सिस्टम नहीं लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें लगे कि हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हमारा भेदभाव है। उन्होंने भेदभाव किया, इसी कारण हमारी सरकार बनी। हम कोई भेदभाव नहीं करें और विश्व को एक ऐसा संदेश दिया, एक ऐसा संविधान दिया जो बाकी के लिए भी अनुकरणीय रहा। ये पिछले क्लास में हम लोग पूरा सुन चुके थे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संदर्भ में हम लोग को इस सेशन में पढ़ना है। भारत के संविधान का निर्माण। तो देखो, भारत के संविधान का निर्माण अगर हम प्रक्रिया चले, तो आपका सीधे-सीधे संविधान सभा से बात करता है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सीधे संविधान सभा की बात होगी। लेकिन अब 2 चीज़ है, अगर चाहते हो संविधान एकदम जीरो से चलना, तब तो हम लोग 1600 ईस्वी से ही चले। नहीं तो सीधे-सीधे हम लोग 1946 से सीधा-सीधा सिस्टम लाएँगे और सीधा चल चलें। क्या किया जाए? जीरो 1600 से ही चलें कि 46 से चलें? इससे चलेंगे तो 2 दिन में खत्म, यहाँ से चलेंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, फिर हम लोग को सफर तय करना पड़ेगा। तो संवैधानिक विकास की बात हम लोग को सीखना है, तो आप लोग जल्दी बता दो कहाँ से शुरू करें? जीरो से ही, 1600 से ही चलें। चलो अच्छी बात है, आपकी जो मर्ज़ी वहीं से करेंगे, कोई बात नहीं, जीरो से ही चलें, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, हम लोग 1600 से ही लगभग बच्चे हैं, इसमें 1600 से ही चलिए। 1-2 बच्चे 1946 भी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 1600 हैं। चलो 1600 से ही चलते हैं, चलो हो गया, हमने फिर आपका देख लिया। अब इसमें देखिए बहुत ही जीरो से शुरू करें। संविधान का मतलब हो गया विधान, विधान माने कानून, नियम। नियम कानून को व्यवस्थित ढंग से स माने सु माने व्यवस्थित ढंग से लिखना, ये संविधान है। संविधान का मतलब है नियम और कानून का बनाना और भारत में कैसे-कैसे वर्तमान संविधान डेवलप किया, इसके लिए हम लोग जीरो लेवल से कहानी सुनते हैं। देखो 2 बात है, अगर कोई भी चीज़ संसद से पारित होगा और उस पे राजा सिग्नेचर करेंगे, तो इसको अधिनियम कहते हैं। अगर डायरेक्ट राजा ही कोई आदेश देता है, कोई संसद से मतलब नहीं है, तो इसको राजाज्ञा कहेंगे। राजाज्ञा का मतलब है राजा की आज्ञा और राजाज्ञा को ही हम लोग इंग्लिश में चार्टर कहते हैं। देखो कई शब्द मिले। अब शब्दों पर ध्यान दें। ये अगर हम लोगों का मान लो कोई विधान परिषद है। अब विधान परिषद का मतलब है विधान कानून बनाने वाला कई व्यक्तियों का समूह, विधान परिषद। अगर यह कोई नियम लाता है, तो इसको परिषद अधिनियम कहेंगे। देखो अब आपको बीच-बीच में आया कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम। तो आप समझ लोगे कि वो इस समय परिषद का निर्माण हो चुका है। जिस समय हम कहेंगे कि नहीं परिषद अधिनियम नहीं है, डायरेक्ट कहेंगे चार्टर एक्ट। तो आप समझ लोगे कि चार्टर एक्ट का मतलब है राजा की आज्ञा और डायरेक्ट राजा आदेश दे रहे हैं, संसद से कोई लेना-देना नहीं। तो बस बात बेसिक जीरो से शुरू कर रहे हैं। जिस समय यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन पुर्तगाल के द्वारा प्रारंभ हुआ, उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनकी इच्छा हुई कि इंग्लैंड के भी कुछ व्यक्ति भारत में जाएँ और वो भी भारत में एक बढ़िया-सा व्यापार, बढ़िया-सा बिज़नेस करें। और इसके लिए आपको याद होगा 1600 ईस्वी में वहाँ के राजा का आदेश था, तो इसको 1600 का चार्टर कह सकते हैं। इसमें कोई संसद नहीं है, क्योंकि 1600 में सीधे चार्टर की बात हो रही है। और सारे बच्चे को ये मालूम होगा 31 दिसंबर 1600 रानी का आदेश हुआ, राजाज्ञा हुआ, चार्टर मिला कि 15 साल के लिए एक कंपनी होगी जिसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए ही भारत में समुद्री मार्ग से व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया जाता है। ये सिर्फ एकाधिकार व्यापारिक है, मतलब समुद्र के मार्ग से इंडिया की ओर ये सिर्फ और सिर्फ अगर इंग्लैंड का कोई व्यक्ति बिज़नेस करेगा, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति होंगे। अगर इंग्लैंड के दूसरे व्यक्ति कोई सामान बेचते पकड़े जाएँगे, तो उनको जो है सज़ा होगी, वे निश्चित रूप से उन पे पनिशमेंट होगी। यानी 15 साल सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी और वो कंपनी ही सिर्फ समुद्री मार्ग से बिज़नेस कर सकती है। इसको कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार, एकदम एक अधिकार हो। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कंपनी में होंगे कौन? तो हुआ कि इस कंपनी के लिए कोई भी व्यक्ति 1000 पाउंड रुपया लगाओ और इसका एक मालिकाना हक प्राप्त करो। मालिकाना हक को प्रोप्राइटर कहते हैं, प्रोप्राइटर मतलब मालिक। लगभग शुरुआत में 217 लोग लगाए, धीरे-धीरे 1000 व्यक्ति से भी पार कर गए। जो-जो अमीर लोग थे, यहाँ तक कि संसद के भी लोग, राजा के भी पैसा, सब लोग लगाए। और इसी को हम लोग कहें कि यह कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर हो गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर में हजारों व्यक्ति हो गए। ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का मतलब है जो व्यक्ति पैसा लगाए, वो सब इसके प्रोप्राइटरशिप है। सबको मालिकाना हक है। जो प्रॉफिट होगा सब मिल के लेंगे। लेकिन धीरे-धीरे हुआ कि अब 1000 व्यक्ति हो गए, तो कैसे डिसीजन हो? तो राजा का यही आदेश हुआ इस समय कि नहीं, इसमें हम लोग अलग से कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ये अलग है, मालिक है। इन मालिकों में से हम कुछ को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएँगे। डायरेक्टर का मतलब निदेशक मंडल।
हम इसमें कुछ लोग को डायरेक्टर बनाएँगे, उनकी एक मीटिंग होगी, डायरेक्टर अपने से एक अध्यक्ष चुनेंगे, एक उपाध्यक्ष चुनेंगे और ये फिर किसको बनाएँ? तो हुआ कि ये डायरेक्टर में 24 व्यक्ति बैठेंगे और हर 1 साल में 24 को हटा के फिर अगला 24, अगला 24, अगला 24 सबको मौका हम लोग देंगे। सबको 1 साल अपने इस जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहाँ है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ये मालिकाना हक है, ये निदेशक मंडल और इनको ये अधिकार दिया गया कि जाइए भारत में इस तरह से आपको सिस्टम चलाना है। ये देखो उस समय का संविधान सिर्फ इतना ही रहा। इस संविधान से हमने देखा कि क्या है, एक चार्टर आया, राजा का आदेश है, 15 साल के लिए व्यापारी के अधिकार है, जो भी 1000 पाउंड लगा रहे हैं, वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरशिप मालिकाना हक में उगा रहे हैं, इसी में से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल बन रहा है, ये 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में है, 1 साल के लिए चुना गया, 1600 के बाद अब 1608 से उनका आगमन शुरू हो गया। आने लगे, सब चीज़ बिज़नेस चल रहा है, सब चीज़ सही है, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। धीरे-धीरे अब आपको देखना है कि अंग्रेजों का क्षेत्र बढ़ गया, अब धीरे-धीरे उनको बंबई भी मिल गया, धीरे-धीरे उनको कलकत्ता में भी रहना था और धीरे-धीरे मद्रास में भी रहना था। 3 सिस्टम हो गए। अब जब 3 सिस्टम हो गया, तो इन्होंने कहा कि ये तीनों जगह अब कितना हम बैठ के डायरेक्टर कानून बनाते रहे, हम लोग इंडिया की स्थिति देख नहीं पा रहे हैं। तो नया एक आदेश दिया गया कि इसमें 1726 का ये नया एक चार्टर आया जिसको राजाज्ञा कह सकते हो। इसमें कहा गया कि यदि ये कोलकाता है, ये आप जो देख रहे हो ये मद्रास है, ये जो देख रहे हो ये मुंबई है। इसमें कहा गया कि तीनों जगह के अलग-अलग गवर्नर भेजे जाएँगे। सबका गवर्नर होगा। मुंबई का गवर्नर होगा, मद्रास का गवर्नर होगा, कलकत्ता का गवर्नर होगा और इस सब गवर्नर को ये पावर दिया गया इस चार्टर एक्ट से कि कोई भी गवर्नर अपने सापेक्ष में अपना कानून स्वयं पारित करो। अब इसमें हमसे पूछने की जरूरत नहीं। अब हमसे तुम पूछोगे तो हम इंग्लैंड में बैठे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको किस तरह से समझ रहा है, तुम वहाँ की स्थिति देख रहे हो। और चूंकि एक आदमी से काम नहीं चलेगा, कलकत्ता से बंबई बहुत दूर है, बंबई से मद्रास बहुत दूर है, इसलिए 3 डायरेक्टर भेजेंगे, 3 गवर्नर भेजेंगे और 3 गवर्नर अपने-अपने क्षेत्र का कानून बना सकते हो। इसी संदर्भ में राजपाट शुरू हो। देखते-देखते 1757 पलासी की लड़ाई हुई, मनपसंद नवाब ये लोग अपना मीर जाफर को बनाए। इतना ज़्यादा स्वयं गिफ्ट उपहार लिए कि लंदन तक न्यूज़ गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कि आपको मिल रहा है ₹4, तो वहाँ जिसको गवर्नर बनाया है वो 4000 खा रहा है। सब गिफ्ट अपने ही रख रहा है। धीरे-धीरे यहाँ से 1764 से बक्सर की लड़ाई में ये लोग फिर जब विजयी हो गए, तो 65 में इलाहाबाद की संधि हुई। पूरे बंगाल का भू राजस्व वसूल करने का सत्ता की दीवानी, दीवानी माने पैसा वाला अधिकार अंग्रेजों के पास आ गया। अब जरूरत हुई इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि अब इसको ठीक करना होगा, नहीं तो जैसे तैसे करना शुरू कर देगा। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट है 1765 के बाद 1773 में उन्होंने पहली बार एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ये देखो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, इसी को समझना है। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, आपने रेगुलेटिंग का मतलब तो समझा होगा कि एक रेगुलेट करना से रेगुलेटिंग बना है और रेगुलेट करने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे पंखा का रेगुलेटर होता है। कई बार मौसम ऐसा हो जाता है पानी पड़ने से कि पंखा चला दिए तो ठंडा लगने लगा और बंद कर दिए तो गर्म, तब जरूरत होती है रेगुलेटर का। रेगुलेटर क्या करता है, एक पर करेंगे धीरे चलेगा, दो पर थोड़ा तेज, हमें जितनी जरूरत है उतना पर करके खूब मिजाज से हवा लेते रहते हैं। बस रेगुलेटिंग बोलेंगे तो आपको यही रेगुलेटर समझना है, यही रेगुलेटर। और 1773 में यही रेगुलेटर आया कि ये गवर्नर बड़ा कमाल किया, पूरे बंगाल कब्जा कर लिया, ये दोनों को सीखना चाहिए था। और इसीलिए पहला बार ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है, ये बंगाल का जो गवर्नर है, इसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा और मद्रास वाला गवर्नर का गवर्नर रहेगा और मुंबई वाला गवर्नर का गवर्नर रहेगा। सर फिर इसको गवर्नर जनरल क्यों कहा गया? रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि ये दोनों गवर्नर अब इसके अधीन रहेगा। इसको सीखना चाहिए और इसको सीखना चाहिए कैसे काम किया, यानी गवर्नर तीनों जगह भेजेंगे, लेकिन जो बंगाल में गवर्नर भेजेंगे वो गवर्नर जनरल कहलाएगा बंगाल का। क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम से मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इतना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, अब चूंकि हमने बात बताया रेगुलेट करना, तो वो जान रहे थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब ये नहीं कि हम इन दोनों के अंदर कर दिए तो जो चाहे जो करे। पहला तो एकदम स्पेशली कहे कि कोई भी गवर्नर उपहार स्वयं नहीं ले सकता, गिफ्ट वगैरह जो है कंपनी का है, लंदन भेजो। अगर हमको मालूम चल गया कि गिफ्ट लिया है, उपहार लिया है, तो उसको यहाँ से छुट्टी करेंगे, पनिशमेंट करेंगे। फिर नया चीज किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अब संख्या बढ़ गए थे, तो उसमें किया गया कि जो 24 सदस्य थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, उसमें 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष हटा दिए जाएंगे और ये जो है इनके कार्यकाल बढ़ाए जाएंगे, कितना हर साल हम चुनते जाएं। कार्यकाल पहले से जो 1 साल चल रहा था, इसके कार्यकाल को 4 साल कर दिया गया। कारण क्या था? अचानक सबको हटा के अचानक सब नया मेंबर करने से समझने में दिक्कत आ रही थी। तो हुआ 6 हटेगा, 18 पुराना है, 6 नया डालेंगे, हर साल 6-6 नया होगा और बाकी हटते चला जाएगा। ये 4 साल जो एक बार नियुक्त हैं, वो चलते रहेंगे। अब देखो एक नया सिस्टम किया गया। सबसे बड़ा काम यही समझना है। इस रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, वो भी जैसे-तैसे नहीं चले। गवर्नर जनरल जो हैं, वो भी अपना दिमाग से चलना ही नहीं है। इनको एक पर पंखा का कर दिया गया। एक पर का मतलब एकदम धीरे। इनके लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारिणी परिषद का मतलब अब एक नया सिस्टम है, आपको केवल साइन मोहर करना है। कौन काम होगा, नहीं होगा, ये कार्यकारिणी परिषद समझेंगे और इस कार्यकारिणी परिषद में सिर्फ 4 सदस्य भेजेंगे। ये चारों सदस्य वहां से हुए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, चुन देते थे और ये चारों सदस्य जो भेजे गए, इनकी ड्यूटी थी कि किसी भी काम के लिए आप आपस में सोचिए, इनको बैठाना जरूरी नहीं। जो आप तय कर देंगे बहुमत से, इसी चीज को ये चुपचाप मानेंगे, इनका टावर लगाना ही नहीं। एकदम कंप्लीट ए पर कर दिया। रेगुलेटिंग देखो यही, एकदम रेगुलेट करना कि जो बोले चुपचाप वही, टेलकिना कुछ नहीं लगाओ। हाँ, अगर 2-2 से रह गए, 2 सदस्य कुछ बोल रहे हैं, 2 कुछ बोल रहे हैं, तो सिर्फ निर्णायक वोट आप देके वो काम कर सकते हो। अगर इन लोग 3-1 से पारित किए, 4-0 से पारित किए, तो चुपचाप मानना है, आपको एलटीना लगाना ही नहीं। अब सोचो कितना टाइट सिस्टम है, नाम का गवर्नर जनरल है, इनको कोई पावर नहीं, पावर सभी इनके कार्यकारिणी परिषद में। कार्यकारिणी परिषद जो डिसीजन बहुमत से देगा, सिर्फ वही करना है। इतना ही नहीं, इस समय पहली बार कहा गया कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। अब बताओ उस कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बोलो किसके द्वारा किया गया? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये 73 के एक्ट से आया, 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट, उस समय सुप्रीम कोर्ट ही कहलाता था, हाई कोर्ट नहीं।
और आपको याद होगा पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये कई बार पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से आंसर दे दो, ये तो हर बच्चे को नाम एकदम याद होगा, नहीं याद है तो एकदम ध्यान रखना है, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय कोर्ट घोषित किया गया। अभिलेखीय का मतलब हो गया कि जो फैसला ये देंगे, जो ये फैसला देंगे, उस फैसला को ही मान लो कि कानून, उस फैसला को ही कानून मान लेना है, उसमें दिमाग आगे नहीं लगाना, हर चीज लिखित नहीं है। किसी तरह का कोई चीज फैसला दिए तो वो एक अभिलेख है, आगे भी उसी का पालन किया जाएगा। ये देखो एक अभिलेखीय कोर्ट के रूप में एक बहुत बड़ा चेंजिंग रेगुलेटिंग एक्ट में। अब इस समय थोड़ी बहुत समस्या शुरू हुई। समस्या क्या शुरू हुई? इसमें अभी वर्णन नहीं किया हुआ था कि मद्रास का गवर्नर बात नहीं मानेगा तब क्या करेंगे? मुंबई का गवर्नर बात नहीं मानेगा तब क्या करेंगे? अब ये भी एक समस्या कह रहे थे कि 4 में 2-2 है, तो ये हमेशा होता ही नहीं है, 3 हो जाता है। इसलिए इसका सदस्य और कम कीजिए, 3 ही कर दीजिए, तब हमको काम करने में अच्छा रहेगा। अब देखिए बहुत सारी बात चल रही है। दूसरा ये 4 व्यक्ति कौन होंगे? ये सब सभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तय करते थे, जो प्रोप्राइटर से लिए गए थे। अब इंग्लैंड की संसद भी चाह रही थी कि हम भी इसमें हस्तक्षेप करें, कारण भारत से पैसा आ रहा था। और इसी कारण से सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहां समझना है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में एक एक्ट आया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कमी रह गई, उस कमी सभी को दूर किया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट एक नया सिस्टम रहा। इन्होंने कहा कि कंपनी 2 काम कर रही है। एक काम कर रही है व्यापारिक सामान बेचने का और एक काम कर रही है राजनीतिक। चूंकि बंगाल वगैरह कब्जा में आ गया है, तो कंपनी के राजनीतिक कार्य भी शुरू हो चुके हैं। इस पहले एक्ट से दोनों को अलग किया गया। आपसे पहला नंबर कहेगा कि बताओ किस एक्ट से राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग किया गया? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें अब कहा गया कि देखो व्यापारिक के लिए ना कंपनी बनी थी, राजनीतिक तो भाग्य से। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो, व्यापारिक को देखो। इतना ही नहीं जैसे हमारा कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल है, सब तुम देखो। लेकिन राजनीतिक कार्य जो है, ये हमारे कंट्रोल में होगा। अब ये तुम जैसे-तैसे करोगे तो ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसीलिए इसका नाम पड़ा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये इंग्लैंड की संसद से इनका मतलब हो गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करने वाला बोर्ड अलग हो। तुम्हारा इनके लिए क्या है? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये सब ठीक है। चलाओ व्यापारिक काम कोई बात नहीं। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन लंदन में बैठे, मेन कंट्रोल करने के। और इंग्लैंड के राजा इसमें तय करेंगे कौन होगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हम 6 सदस्य देंगे। देखिए अब सारे प्रश्न आप समझ रहे हो। बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अगर होगा, निदेशक मंडल तो इसमें 24 सदस्य हैं। अगर हम प्रोप्राइटर की बात करेंगे तो इसमें तो बहुत सारे सदस्य हैं, 1000 से ऊपर हो गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होंगे। इंग्लैंड के राजा इसमें रिपोर्ट करेंगे। इसमें प्रोप्राइटर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना राय लिया जाएगा क्योंकि ये राजनीति का मामला है और राजनीति देखें। हाँ, रहा मामला भारत के जो गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग एक्ट में ही कहा गया कि 4 व्यक्ति तुम्हारे कार्यकारिणी परिषद में होंगे, तो उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी परिषद में 4 रहने से दिक्कत होती है, आप 1 सदस्य घटा दो, 3 कर दो। तो इसमें हमें ज्यादा निर्णय यहाँ पे टाई 2 हुआ, अलग सिस्टम है, हमको ज्यादा करना होगा, 2 एक तरफ है, 1 सिंगल है, तो हम जिधर दे दिए वोट मान्य हो जाए। हमारा पावर कुछ बढ़ना चाहिए और इसी चीज को यहाँ पे किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य कब हुए? फिट्स इंडिया एक्ट। अब सोचो, ये एक्ट बनने के बाद तब फिर यहाँ पे कई गवर्नर जनरल ऐसे आए, कॉर्नवालिस वगैरह का नाम सुनोगे, वो लोग कहे कि इतना कम पावर में हमारे लिए संभव नहीं है। आप चाहते हो कि ब्रिटिश शक्ति बढ़े, तो हमारा पावर बढ़ाना होगा। और इसीलिए सिर्फ 2 ही साल बाद 1786 का अधिनियम आया। अधिनियम का मतलब संसद से पारित होकर राजा के सिग्नेचर से 1786 में अधिनियम आ गया। और इस अधिनियम में तय किया गया, 1786 बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें कहा गया कि जो हमारे गवर्नर जनरल हैं, इस गवर्नर जनरल को कहा गया कि ये सभी सेना का हेड हो। जितने सेना है, सब सेना का हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल। इतना ही नहीं, इनको यह भी कहा गया कि अगर कार्यकारिणी परिषद से कोई बात नहीं बन रही है, तो गवर्नर जनरल को पावर दिया जाता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब उनको जो इच्छा करे कानून का, वो जारी कर सकते हैं। अब देखिए एक नई बात आ रही है, अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब गवर्नर जनरल इनके बिना भी कोई नियम बना सकती है और इस नियम में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इस प्रकार से बहुत बढ़िया से सारा सिस्टम चल रहा था। उसी बीच अब ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि 2 काम कर रहे थे, व्यापारिक और राजनीतिक। दोनों को अलग डिवाइड करके राजनीतिक का कंट्रोल संसद ने रखा है और व्यापारिक इनको दिया हुआ है। अब कितना चूंकि इनको तो शुरुआत में 15 वर्ष के लिए ही एकाधिकार मिला। अब पुनः राजा अब यहाँ पे कह रहा है कि हर 20 साल पर हम अब आदेश देंगे। ये राजा का आदेश है, तो इसको चार्टर कहा गया। हर 20 ईयर पर चार्टर आएगा। पहला चार्टर आपसे पूछा जाएगा 1793, 20 साल जोड़ दोगे 1813, 20 साल जोड़ दोगे 1833, 20 साल जोड़ दोगे 1853। इतने चार्टर एक्ट हैं, राजा का आदेश है। हर बार कहा जाएगा कि 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाएंगे, इसमें छीन लिया जाएगा, इसमें व्यापारिक एकाधिकार कंप्लीट खत्म हो जाएगा और ये बहुत बड़ा एक टर्निंग है। संविधान के निर्माण में अब यहाँ के बाद जब 53 होगा, तो 1857 का विद्रोह एक यू टर्न। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो जाएगा और ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। एक नया भारत परिषद बनाएगा और इसीलिए उसके बाद जितने होंगे सब भारत परिषद अधिनियम कहलाएगा। देखो यहाँ के बाद अब जो भी होगा, एक भारत परिषद बनेगा। सब चीज भंग हो जाएगा, चाहे वो निदेशक मंडल हो चाहे नियंत्रक मंडल हो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भंग है, तो फिर निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल क्या, सब खत्म, भारत परिषद अलग हो। और इसीलिए यहाँ के बाद जो कानून है उसको भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसी में 1861 का, 1892 का, फिर 1909 मॉर्लेमेंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 से आपका एनसीईआरटी शुरू करेगा कहानी। 35 को समझना जरूरी है। ये सफर जब समझे रहोगे तब आनंद आएगा। संविधान का निर्माण कंप्लीट समझो। क्योंकि आप लोग जीरो से कहे, इसलिए हम कोशिश किए कि 1-2 क्लास बढ़ेगा, कोई बात नहीं। खूब आराम से चले। अभी तक जितना हुआ है डाइजेस्ट करना, बढ़िया से सुन के पचा लेना। अगले दिन चार्टर से लेके 35 तक पहुंचेंगे, तब संविधान सभा और आगे की पूरी बात चलेगी। उसके बाद संविधान सभा की बात जब समझे रहोगे, तब क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान में किससे सबसे ज्यादा चीज लिया गया, क्यों लिया गया? तो बात तुम्हें पूरा समझ में आएगा कि हाँ क्यों लिया गया। तो आज का क्लास अभी इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे और कल पूरे इस सिस्टम का सफर आपके साथ तय करेंगे।